हेलो हेलो। सर बताए थे कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जब घूमता है। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? नो सर। नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुको। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। सबको दिख रहा है? मोहित, हाँ सर दिख रहा है। प्रीति, प्रीति, रितिका, यस सर। संजना, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बोर्स मॉडल का ही लास्ट पोस्टुलेट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सिक्स्थ वाला बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में घूमते हुए, डेरिवेशन हम लोग सारा कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो इलेक्ट्रॉन आज न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन देखो, किसी ऑर्बिट में घूमते हुए वो एनर्जी एक्सेप्ट भी कर सकता है और एनर्जी लूज भी कर सकता है। तो अगर वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर वो हायर एनर्जी सेल में जंप कर रहा है तो एक्साइटेशन, और दूसरा होता है डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ कि वो हायर एनर्जी सेल से कहाँ पे आ रहा है? हायर टू लोअर में आ रहा है। इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन मतलब लोअर एनर्जी सेल से ये जंप करके किस पे जा रहा है? हायर पे जा रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन देखो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब या लूज कर रहा था क्या? बताओ तो। हेलो, ये लास्ट क्लास में लिखाए भी थे एक पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब या लूज करता है जो कि दो एनर्जी सेल के बीच का डिफरेंस होता है। बताए थे ना? रिप्लाई करो, ये बताए हाँ थे सर या नहीं? बताए थे। हाँ सर। चलो, अब जैसे मान लो इसको जनरलाइज हम लोग करें। जनरलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये जंप कर रहा है, जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, ठीक है। तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। अब देखो, ये बताओ तो ट्रांजिशन कहाँ से है? हाइयर टू लोअर है या फिर लोअर टू हाइयर है? बताओ। हेलो, ट्रांजिशन हाइयर टू लोअर है या लोअर टू हाइयर है? बताओ, कोई भी बोलो। हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। हाइयर टू लोअर है। तो इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी लूज करेगा? बताओ। लूज। सर लूज। लूज। लूज करेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एमिटेड रेडिएशन है। एमिटेड रेडिएशन मतलब वो एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो कितना एनर्जी एमिट करेगा वो कैसे पता चलेगा? हमको दोनों के बीच का डेल्टा ई निकाल रहे हैं, मतलब कितना एनर्जी वो एमिट कर रहा होगा। तो ये क्या आ जाएगा? E2 जो एनर्जी इस सेकंड का था माइनस E1। इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लें तो हमको एनर्जी मिल जाएगा कि कितना एनर्जी वो एमिट कर रहा होगा। अब ये हाइड्रोजन एटम का है। लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए थे कि हाइड्रोजन एटम के सेकंड सेल का एनर्जी कितना होता है? बताओ तो, ये याद करने बोले थे तुम लोगों को। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सेकंड सेल का है। और उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट सेल का। फर्स्ट सेल का कितना था? -13.6। 13.6।
माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इंटू माइनस ये प्लस 13.6 हो जाएगा। ये कितना आ गया? प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ना। मतलब अगर वो सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में जंप कर रहा होगा तो वो कितना एनर्जी एमिट कर रहा होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट कर रहा होगा। तो एनर्जी तो हमको पता चल चुका है। दूसरा हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए एनर्जी का एक फॉर्मूला बताए थे। एनर्जी इज इक्वल टू, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़े होगा, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है। अब यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू है हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब यहाँ पे देखो, यहाँ सारे वैल्यूज हमको जूल वाले पता होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलोगे। रिलेशन बताए थे ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये बताया गया था लास्ट क्लास में। Yes, sir. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे ये इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 1 पॉइंट ये आ जाएगा तुम्हारा। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लेते हैं। तो जूल में बदलने से क्या आ जाएगा? 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आ गया। और h का वैल्यू तो हमको पता ही है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है। और c का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और यहाँ से लेमडा निकाल लोगे। यहाँ लेमडा हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जो लेमडा डायरेक्टली आ जाएगा, ये तुम्हारा लेमडा जो भी आएगा यहाँ से कैलकुलेट करोगे, लेमडा तुम्हारा किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, क्योंकि सारा हम लोग SI यूनिट ही पुट कर रहे हैं। तो वो लेमडा जो आएगा वो मीटर में आएगा उस केस में। एक और फॉर्मूला होता है जो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कि जब एनर्जी, देखो जब एनर्जी अगर दिया रहेगा तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्टली, 12375 बाय लेमडा। ठीक है, और इस केस में ये ध्यान रखना कि यहाँ इस केस में जो लेमडा आएगा ना, ये लेमडा हमारा आएगा एंगस्ट्रम में। लेमडा का वैल्यू जो आएगा, एनर्जी इसमें किस में पुट करना है तुमको बताओ? एनर्जी का वैल्यू पुट करना है हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। और इससे जो लेमडा कैलकुलेट होगा, वेवलेंथ जो कैलकुलेट होगा, वो यूनिट क्या आएगा उसका? एंगस्ट्रम में आएगा। तो यहाँ पे देखो एनर्जी हमको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10.2 है, तो लेमडा निकालना है, तो यहाँ से क्या पुट कर देंगे? 12375 डिवाइडेड बाय 10.2। और इससे जो आएगा वैल्यू वो लेमडा का एंगस्ट्रम में आएगा। तो ये डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है? 12375 डिवाइडेड बाय 10.2, तो ये आ जाएगा 1213.24 एंगस्ट्रम। ठीक है, और एंगस्ट्रम और मीटर का रिलेशन बताए थे ना, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द 10 पावर to the power minus 9. माइनस 10 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? हेलो, No, sir. चलो अब यहाँ देखो, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे? ठीक है, तो ये लिख लियो ना सब लोग। सबका हो गया? लिख लियो, बताओ। लिख लियो तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। यस सर। Yes. चलो, तो हो गया। तो अब इसको जनरलाइज करके देखो कैसे लिखते हैं। जनरलाइज कर रहे हैं मतलब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू n2, मतलब n2 कोई हायर शेल है। ठीक है, ये हायर शेल किसी n2 से जंप करेगा टू n इक्वल टू n1, और ये वाला कौन सा शेल है? लोअर शेल है। ठीक है, ये n2 से n1 पे जंप कर रहा है, मतलब हायर n2 है और लोअर n1। तो इसमें कितना एनर्जी रिलीज करेगा? तो इसका एनर्जी हम लोग कैसे निकाले थे? डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1, एनर्जी ऑफ ये n1। यही करेंगे हम लोग, बताओ। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको कैसे हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे।
अब एनर्जी क्या था, एनर्जी ये जो आएगा एच सी बाय लेमडा, यहाँ पुट करोगे एच सी बाय लेमडा के बराबर ही आएगा। और सेकंड शेल का जो एनर्जी होगा, सेकंड सेल सॉरी N2 शेल का जो एनर्जी होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर। यही लिख सकते हैं, एनर्जी वाला जो एक्सप्रेशन लिखाए थे तुम लोगों को, याद है? हेलो। हाँ सर, टोटल एनर्जी का। हाँ, इसके बाद अब यहाँ माइनस करेंगे हम लोग, और यहाँ पे माइनस किसका लोगे, N1 का। तो N1 का कितना हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग कर लिए। अब यहाँ से देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, एच सी बाय लेमडा ये आ गया, इधर क्या कॉमन आ जाएगा देखो, ये माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस वाले को इधर लिख लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 13.6 को इधर बाहर कर लिए, ये कॉमन आ गया, और इंटू जेड स्क्वायर भी कॉमन आ गया दोनों में। ठीक है, ये वैल्यू कॉमन आ गया, और इधर क्या बच जाएगा देखो, प्लस में बच जाएगा 1/n1 का स्क्वायर, और माइनस में बच जाएगा -1/n2 का स्क्वायर। देखो यही बचेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, एच सी को उस साइड लेते जाते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा 1/λ बच गया, और इधर बच गया 13.6 बाय एच सी, 13.6 बाय एच सी, ये हो गया कांस्टेंट, और इधर बच गया जेड स्क्वायर, और ये आ गया 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये जो 13.6 बाय एच सी, जो एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसी को हम लोग पुट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट, इसी को आर से रिप्लेस कर देते हैं, और आर यहाँ पे एक्चुअली है क्या, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू जो आता है ये है 1.09, सारा वैल्यू पुट करोगे तो ये कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसको अगर रिप्लेस करोगे यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट को, आर से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो 1/λ इज इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू जेड स्क्वायर, और इधर आ गया 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो पहले लिखो इसको, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? हेलो। यस सर, दिख रहा है स्क्रीन। चलो ठीक है, लिखो जल्दी से इसको, फिर इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। हो गया? हो गया, हो जाएगा तो बोलना। हो गया लिखा हुआ सबका? हो गया सर। सबका हो गया ना? चलो
आगे बढ़े, बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एक रिलेशन तुम लोग को बताते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताना कि एच और सी तो कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली रिलेशन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्योंकि एनर्जी अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, और वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो एनर्जी, यहाँ पे देखो एनर्जी, और ये ध्यान रखना कि वेवलेंथ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि एनर्जी अगर ज्यादा होगा, एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना। एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, और एनर्जी अगर घट रहा होगा तो लेमडा क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी और वेवलेंथ। जहां पे एनर्जी ज्यादा होगा वेवलेंथ वहां पे सबसे कम होगा, और जहां पे एनर्जी सबसे कम होगा वहां पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इसका जरूरत देखो कहाँ पड़ेगा, इसका अभी हम लोग बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उस स्पेक्ट्रम में अभी हम लोग को ये जरूरत पड़ेगा। तो जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आएगा कि देखो ये ध्यान रखना कि एटम से अगर लाइट पास करोगे ना तो उसमें बहुत सारे देखोगे, व्हाइट लाइट अगर पास करोगे तो एक स्पेक्ट्रम टाइप का बनता है, ठीक है। तो वो स्पेक्ट्रम हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, कौन कौन सा स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लियो सब लोग, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। No, sir, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब यहाँ पे देखो कैसे बहुत सारे सीरीज आते हैं, ठीक है। लाइमन सीरीज वो पढ़ेंगे अभी हम लोग, लाइमन बाल्मर, ठीक है, जो अपने सिलेबस में है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे हाइड्रोजन के लिए तुम लोग को बताए थे, तो हाइड्रोजन के लिए N1 में एनर्जी कितना था बताओ तो। N1 का एनर्जी देखो तो कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। और उसी तरह N=2 में एनर्जी कितना था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N=3 में कितना था, N=3 में बताओ, -5.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N=4 में कितना था, सर minus 5.5 0.85. -0.85। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है तुम लोग को, जैसे ही देखो 1 और 2 में हम लोग देख रहे हैं, तो 1 से 2 में गए तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही 2 से 3 में गए तो ये डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, बहुत ही कम हो गया 2 और 3 के बीच में। उसी तरह 3 और 4 में जा रहे हैं तो डिफरेंस और भी कम हो गया। तो जैसे जैसे देखो हम लोग सक्सेसिव हायर एनर्जी सेल में जाते जाते हैं, तो दो एनर्जी सेल का गैप जो होता है ना वो बहुत ही कम होते जाता है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, देखो पहला और दूसरा के बीच में एनर्जी सब गैप जो है सबसे मैक्सिमम है, उसके बाद सेकंड और थर्ड में देखो कितना कम हो गया इन दोनों के बीच में गैप, फिर थर्ड और फोर्थ में और भी कम हो गया, उसी तरह 4 और 5 में जाओगे तो और भी कम हो जाएगा, फिर 5 और 6 में और डिक्रीज होते जाएगा। तो ये गैप जो होता है ना, जैसे जैसे हम लोग हायर सेल में जाते जाते हैं, दो एनर्जी सेल के बीच का गैप जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें इसको, ठीक है, तो ड्रॉ करने पे ये देखो इस टाइप का यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग इसको, ये n=1 है, ठीक है, n=1 है ये सबसे लोअर में। अब इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये n=2 है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप इतना है। अब जैसे ही n=3 में जाएंगे तो ये 1 और 2 के बीच में जो गैप था इससे ज्यादा गैप होगा या इससे कम गैप होगा बताओ तो। कम। कम होगा। तो ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हम लोग गैप क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो मान लो अभी गैप ये डिक्रीज होके ये n=3 आ गया। अब उसके बाद 3 से 4 में जाएंगे तो गैप और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये गैप मान लेते हैं ये कम होके ये n=4 का हो गया। इसी तरह n=5 में जाओगे तो गैप और भी कम हो जाएगा, ये गैप कम होके ये n=5 है। फिर 5 से 6 में जाओगे गैप और कम हो गया, ठीक है, ये n=6 हो गया। 6 और 7 में गए गैप और रिड्यूस हुआ, n=7 हो गया ये।
फिर 7 से 8 में जाएंगे और भी ये डिक्रीज हो गया, देखो ये बिल्कुल क्लोज आते जाएगा एकदम, n इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, 9 में जाएंगे तो देखो ये एकदम सटा हुआ तुमको दिखेगा। ठीक है, ये इस टाइप का आने लगता है, n इक्वल टू 9 हो गया ये। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं इसका गैप जो होता है ये रिड्यूस होने लगता है। अब ये एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे कि देखो n इक्वल टू 1 को जो है हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n इक्वल टू 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 2 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह n इक्वल टू 3 अगर कहीं पे लिखा हुआ है मतलब क्या होगा उसका, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया वो n इक्वल टू 1 के बारे में बात किया जा रहा है। अगर तुमको दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ऑर्बिट कौन सा लोगे, n का वैल्यू क्या लोगे बताओ। हेलो सॉरी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू कितना लेना है, 2 लेना है। Two. सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू 3 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे कितने टाइप्स के सीरीज बनेंगे। एक्सक्यूज अगर मी सर, हाँ बोलो। आप अभी बोलेंगे कि जैसे जैसे अपर सेल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका गैप डिक्रीज होता जाएगा, तो इट मींस एक कोई ऐसा भी तो स्पेसिफिक पोजीशन होगा जिसमें दोनों सेल कॉन्साइड कर जाएगा। नहीं कॉन्साइड, क्योंकि दो सेल का कॉन्साइड कब करेगा, जब एनर्जी बराबर होगा तभी तो कॉन्साइड करेगा ना। समझ सर में आ तो रहा है? उसका गैप तो डिक्रीज ना होते जा रहा है। तो डिक्रीज होते जा रहा है तो कॉन्साइड करने का ये क्या है, कॉन्साइड करने का चांसेस कब होगा, जब दोनों का एकदम बराबर हो जाएगा तभी तो है ना कॉन्साइड करेगा। दोनों अगर सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तभी तो बोलेंगे ना कॉन्साइड कर रहा है। ओके सर। तो अगर दो एनर्जी सेल का एनर्जी बराबर हो सकता है क्या कभी, नो सर। नहीं। तो अगर एनर्जी बराबर नहीं है तो वो कॉन्साइड कभी नहीं करेगा। ठीक है, वो एनर्जी गैप बहुत ही रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत गैप तो रहेगा ही, लास्ट वाले में भी बहुत पीछे भी जाते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि दो एनर्जी सेल का एनर्जी जो है बराबर हो जाए, एनर्जी कभी भी एनर्जी डिफरेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जब तक एनर्जी सेम नहीं होगा तब तक कॉन्साइड करने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा बहुत गैप रहेगा ये हमेशा। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे सीरीज हम लोग को पढ़ना है, तो अगर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके कहीं से भी हायर एनर्जी, कोई भी हायर एनर्जी वाले सेल से जंप करके अगर पहले वाले सेल पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे अगर जंप करके आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी हायर कहीं से भी ऊपर से जंप करके ये किस में आ रहा है, अगर ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा सीरीज बोलते हैं, हाँ तो लाइमन सीरीज। ये कौन सा सीरीज हो गया, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू, n1 जो था वो लोअर एनर्जी सेल का है, तो n1 का वैल्यू क्या फिक्स हो गया, 1 फिक्स हो गया कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी हायर एनर्जी सेल से, कोई भी हायर एनर्जी सेल से जंप करके किस पे आएगा, कौन से सेल पे जंप करके आएगा, फर्स्ट सेल पे आएगा। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट सेल पे अगर आ रहा है तो उसको हम लोग कौन सा सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। लाइमन सीरीज के लिए n1 का जो वैल्यू था ये फिक्स हो जाएगा 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसी तरह अगर हम लोग सेकंड सीरीज की अगर बात करें तो सेकंड सीरीज होता है बाल्मर सीरीज, कि इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी हायर एनर्जी सेल से अगर जंप करके किस पे आ रहा है, n इक्वल टू 2 पे आ रहा है। ठीक है, ऊपर के कोई भी एनर्जी सेल से जंप करके ये सेकंड वाले पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए n1 का वैल्यू फिक्स हो गया 2। n1 का वैल्यू अगर 2 फिक्स हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक है, ये हो गया बाल्मर सीरीज।
अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन देखो जंप करके अगर n इक्वल टू 3 पे आ रहा है, कहीं भी ऊपर से जंप करके अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 पे आ रहा है, तो इसको कौन सा सीरीज बोलेंगे हम लोग? हाँ, तो इसके लिए n1 का वैल्यू अगर 3 हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग पाश्चन सीरीज। ठीक है, ये है पाश्चन सीरीज। अब n1 का वैल्यू अगर 4 हो गया तो हाँ, कौन सा सीरीज बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, n1 का वैल्यू 4 हो गया तो ये हो गया ब्रैकेट सीरीज। n1 का वैल्यू अगर 5 हो गया तो हाँ, p फंड हो गया ये। ठीक है, तो मेनली इतना नहीं पूछा जाएगा, ये ब्रैकेट तक ही ध्यान रखना। n1 का वैल्यू अगर 5 हो गया तो ये है p फंड सीरीज। इसी तरह n1 का वैल्यू अगर 6 हो जाएगा तो n1 का वैल्यू ये 6 हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं हम्फेरी सीरीज। ठीक है, हम्फेरी सीरीज, ये ध्यान रखना। तो n1 का वैल्यू अगर कोई भी हायर एनर्जी सेल से वो जंप करके फर्स्ट पे आ रहा है तो लाइमन सीरीज, दूसरे पे आ रहा है तो बाल्मर, तीसरे पे आ रहा है तो पाश्चन, चौथे पे ब्रैकेट, फिफ्थ पी फंड और सिक्स हम्फेरी। ठीक है, तो इतना ही है, और भी होता है, इतना ही सिलेबस में अपने यहाँ। ठीक है, इसमें भी कैलकुलेशन मेनली पूछा जाएगा तुमसे, लाइमन, बाल्मर और पाश्चन के बारे में पूछा जाएगा। तो लाइमन वाला जो रीजन होता है ना, ये यूवी रीजन होता है। ये लाइमन वाला जो रेडिएशन देखेंगे ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। उसी तरह बाल्मर वाला जो रीजन होता है ये विजिबल है, मतलब ये बाल्मर वाला जो जो भी वेवलेंथ आएगा इस रीजन में ये विजिबल है, मतलब ये हम लोग को दिखाई देगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम लोग देख सकते हैं क्या अपने आंख से? हम लोग सिर्फ सारे रेडिएशन को हम लोग देख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं No, देख sir. सकते हैं। उसमें जो विजिबल रेंज में आता है उसी रेडिएशन को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे विजिबल रेंज में कौन सा सीरीज आता है? बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो सिर्फ इसको हम लोग देख सकते हैं। लाइमन सीरीज जो है वो यूवी रीजन में चला गया। उसके बाद पाश्चन और ब्रैकेट जो आता है ये दोनों आता है शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में आ जाता है। शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन, इसमें पाश्चन और ब्रैकेट आ गया। उसके बाद पीफंड और हम्फेरी आ गया लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर तुमसे बोला गया कि विजिबल रीजन में फॉल कर रहा है तो विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज दिखता है? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, ये पहले ड्रॉ कर लो, फिर इस क्वेश्चंस कैसे करना है ये बताओ। सर पी फॉन्ट सीरीज कौन से रीजन में आता है? पी फंड और हम्फेरी आ गया लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, ये दोनों लॉन्ग इंफ्रारेड, और पाश्चन और ब्रैकेट आ गया शॉर्ट इंफ्रारेड। हो गया? हेलो, लिख लिए? Yes, sir. चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे तुमसे बोल दिया कि लाइमन सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सा होगा, तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सा होगा बताओ। तो लाइमन सीरीज के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सा हो जाएगा बताओ। लाइमन सीरीज का जो पहला वाला लाइन होगा वो कौन सा लाइन होगा बताओ। तो पहला वाला लाइन क्या होगा?
उस केस में देखो N2 का वैल्यू क्या होगा 2, मतलब 2 से जंप करके ये किस पे आएगा 1 पे आएगा, वही तो पहला ट्रांजिशन होगा ना। तो लाइमन का पहला लाइन क्या हो गया 2 से 1 वाला पहला लाइन हो गया। लाइमन का अगर दूसरा लाइन तुमसे बोला गया तो दूसरा लाइन लाइमन का कौन सा हो जाएगा बताओ। 3 to सर 1. N3 हाँ N2 का वैल्यू 3 हो गया और N1 तो फिक्स है ना, इसके लिए कोई भी हायर से वो जंप करके फर्स्ट पे ही आएगा, तभी तो लाइमन सीरीज हो गया। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया लाइमन का। सेकंड लाइन क्या बोलोगे, N2 का वैल्यू हो गया 3 और N1 का वैल्यू हो गया 1, ये लाइमन का सेकंड लाइन हो गया। लाइमन का थर्ड लाइन अगर बोला जाए तो N2 इक्वल टू 4 से N1 इक्वल टू 1, ये थर्ड लाइन हो गया लाइमन का। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये फर्स्ट ट्रांजिशन हो गया, ये वाला सेकंड ट्रांजिशन हो गया, ये थर्ड ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, तो तुमसे अगर लास्ट लाइन अगर तुमसे पूछा जाए लास्ट ट्रांजिशन कौन सा हो जाएगा बताओ तो, लाइमन का लास्ट ट्रांजिशन क्या बताओगे। 6। ऐसा थोड़ी है कि शेल 6 तक ही होगा, वो तो और भी चलता जाएगा ना ऊपर। लास्ट लाइन क्या हो जाएगा, N2 का वैल्यू क्या ले लें हम लोग, इन्फिनिटी ले लें, इनफाइनाइट। हेलो, क्योंकि वो तो बढ़ते जाएगा, वो इनफाइनाइट तक जा सकता है ना सेल का वैल्यू। तो लास्ट लाइन कौन सा लेंगे, N2 का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी और N1 का वैल्यू तो 1 ही फिक्स होगा, ये लास्ट लाइन होगी। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन हो गया बाल्मर सीरीज का। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जैसे तुमसे अगर बोला जाए कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा बाल्मर सीरीज का, सॉरी लाइमन सीरीज का, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर पूछा गया है तो वेवलेंथ सबसे छोटा मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी बताए थे तुम लोग को कि वेवलेंथ और एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है। यस सर। यस चलो सर ठीक है, तो अभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तुमको बोला गया, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लेमडा का वैल्यू सबसे कम होगा, तो लेमडा सबसे कम होगा तो उस केस में एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि लेमडा अगर मिनिमम है, क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा गया है, तो लेमडा अगर मिनिमम होगा तो उस केस में एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो लेमडा मिनिमम होगा जब एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि मैक्सिमम एनर्जी हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है, तो उसके लिए एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम एनर्जी कौन से ट्रांजिशन में हमको मिलेगा बताओ तो, दूसरा से पहला आने पे, या फिर सबसे मैक्सिमम एनर्जी हमको कौन से ट्रांजिशन में मिल सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा या लास्ट ट्रांजिशन, किस में मिलेगा बताओ। सबसे मैक्सिमम Infinity to एनर्जी, 1 हाँ इन्फिनिटी टू 1, क्योंकि देखो इन्फिनिटी का एनर्जी जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा और N1 का एनर्जी सबसे मिनिमम होता है ना। तो इन दोनों के शेल का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाकी अदर ट्रांजिशन से। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हमको निकालना है कि एनर्जी सबसे मैक्सिमम कौन से ट्रांजिशन में होगा, तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन निकालने के लिए सबसे जो लार्जेस्ट एनर्जी वाला है और जो सबसे मिनिमम एनर्जी वाला है, उन्हीं दोनों के बीच का अगर डिफरेंस ले लें तो वही सबसे लॉन्गेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन वाला डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सबसे लार्जेस्ट ट्रांजिशन जो होगा एनर्जी का वो किस में होगा, लास्ट ट्रांजिशन और फर्स्ट ट्रांजिशन के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग, इसी केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी मैक्सिमम कौन से केस में होगा, जब N2 का वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो, और N1 का वैल्यू क्या हो, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और एनर्जी मिनिमम कब होगा बताओ तो, एनर्जी मिनिमम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जब N2 का वैल्यू क्या हो, 2 हो और N1 का वैल्यू ये 1 हो।
बात समझ में आ रहा है? और जिस समय एनर्जी तुम्हारा मैक्सिमम होगा तो उस केस में लेमडा का वैल्यू सबसे मिनिमम हो जाएगा, और जहां पे एनर्जी सबसे मिनिमम है उस केस में लेमडा सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। ये ध्यान रखना। और अभी हम लोग वो कैलकुलेट भी करेंगे कितना मिनिमम आ रहा है और कितना मैक्सिमम आ रहा है। ये पहले लिख लो तुम लोग। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसका अभी हम लोग यूज करेंगे आगे। कोई डाउट है किसी को इसमें? हेलो, बता दो अभी, क्योंकि इसको यूज करना है आगे। बोलो। हेलो, Yes, आवाज sir. आ रहा है? डाउट है किसी को इसमें, ये लिखने में? बताओ। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. चलो ठीक है। तब हम लोग लैम्डा मिनिमम कितना आ रहा है, मिनिमम कितना आएगा, ये लाइमन सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो मिनिमम कितना आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा वो हम लोग निकाल रहे हैं पहले। तो पहले मिनिमम निकालते हैं। तो मिनिमम निकालने के लिए एनर्जी का वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम, और उसके इसमें n2 इंफिनिटी होगा और n1 1 होगा। तो 1/λ मिन लिख रहे हैं। फॉर्मूला वही वाला यूज करेंगे ऊपर जो आया था, r z² और 1/n, ये सॉरी n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जो ऊपर फॉर्मूला आया था वही यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तब देखो 1/λ मिनिमम। अब ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग कर रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये ध्यान रखना। फॉर H एटम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दोगे 1 ही आएगा। और n1 का वैल्यू आ गया इस केस में, लैम्डा मिनिमम है तो n1 का वैल्यू 1 ही होगा, तो 1/1 माइनस 1/इंफिनिटी। तो n2 का वैल्यू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे तो इंफिनिटी। अब किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करते हो तो क्या आता है उसकी जगह पर? किसी भी नंबर को इंफिनिटी से 0। डिवाइड कर 0 हो जाएगा। तो ये r हो गया, और इधर तो 1/1 और ये 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 1 ही हो गया। ये r × 1 r ही हो गया, है ना? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा मिनिमम का वैल्यू क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/r हो गया लैम्डा मिनिमम 1/r। और 1/r का यहाँ पे ध्यान रखना कि 1/r अगर कैलकुलेशन में तुमको डायरेक्टली यूज करना है ना, तो इसका वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम नियरली पुट कर सकते हो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है? यूज 1/r इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम नियरली। ये एग्जैक्टली 911 के इक्वल नहीं होता है, नियर 911 के इक्वल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम का वैल्यू क्या आ गया, ये नियरली हम लोग किसके इक्वल बोल सकते हैं, 911 एंगस्ट्रॉम। किसके लिए है ये? फॉर लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो लैम्डा मिनिमम अगर तुमसे लाइमन सीरीज का पूछा जाए तो यही लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हमको लैम्डा मैक्सिमम का कैलकुलेशन करना है तो देखो लैम्डा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो लैम्डा मैक्स के लिए एनर्जी का ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो इस केस में n2 का वैल्यू 2 हो जाएगा एंड n1 का वैल्यू हो जाएगा 1। ये क्लियर है सबको? बताओ तो। हेलो हेलो, ये देखो एक करके दिखा रहे हैं, लाइमन सीरीज का हम करके दिखा रहे हैं, बाल्मर सीरीज का तुम लोग को खुद बताना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा आएगा, ठीक है? तो अब वही फॉर्मूला लैम्डा मैक्सिमम लिख रहे हैं, 1/λ मैक्स इक्वल टू r Z²। देखो यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 ही पुट करेंगे हाइड्रोजन के लिए। अब इस केस में 1/n1 का स्क्वायर, तो 1/n1 1 है, और 1/n2 का स्क्वायर पुट करोगे तो n2 यहाँ पे अब 2 है, तो 2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। देख लो 2 का स्क्वायर पुट किए तो ये 4 आ गया। तो 1/λ मैक्स क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 - 3/4 करोगे तो ये क्या, 1 - 1/4 करोगे तो ये आ गया 3/4।
तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 4/3 r पुट कर सकते हैं, मतलब 4/3 इंटू 1/r। और 1/r का तुम लोग को वैल्यू कितना लेने बोले हैं, अप्रोक्सीमेटली 911 एंगस्ट्रॉम पुट करने बोले हैं। तो यहाँ पे 911 एंगस्ट्रॉम पुट करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये लैम्डा मैक्स जो है ये नियरली आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ आ गया किसके लिए, फॉर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का है और हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखो लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गया 911 एंगस्ट्रॉम और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देख लो पहले, इसमें किसी को डाउट है? हेलो, बताओ, नहीं तो बाल्मर का तुम लोग को खुद से करके बताना है। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? डाउट है किसी भी स्टेप में तो पूछ लो। हेलो, अरे रिप्लाई करो, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? लिख लियो पहले सब लोग, यस सर। सब लिख लिए? यस सर। कोई डाउट है कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट निकाले वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन कैसे निकाले? चलो, तो इसमें अगर डाउट नहीं है तो तुम लोग फॉर बाल्मर सीरीज कैलकुलेट करके बताओ। तो बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए वही निकालना है हमको, लैम्डा मैक्स का वैल्यू निकालना है कितना होगा और लैम्डा मिन का कितना होगा। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम ही कर रहे हैं हम लोग, एच एटम के लिए। चलो कैलकुलेट करके बताओ, बाल्मर के लिए निकालना है। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, बताओ दोनों कितना आएगा। हो जाएगा या नहीं होगा, बोलो। हेलो, हो सर ट्राई करते हैं। ठीक है, करो जल्दी, 5 मिनट का टाइम है, ट्राई करके बताओ। सर लैम्डा मैक्सिमम 720 नैनोमीटर है। लैम्डा मैक्सिमम 720 नैनोमीटर। 720 नैनोमीटर और लैम्डा मिनिमम वो नहीं आ रहा है सर। देखो, लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए पहले ये कंडीशन तुम लोग बताओ। तो लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए, ठीक है, n1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, n2 का वैल्यू, n1 तो फिक्स होगा, इस केस में 2 ही, बाल्मर सीरीज है तो n1 का वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा ना, 2 हो गया। n2 कितना होना चाहिए बताओ तो? 3 होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम करना है हमको, तो मैक्सिमम के लिए एनर्जी सबसे मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी मिनिमम कौन से ट्रांजिशन में होगा, 3 से 2, सबसे पहला वाला जो ट्रांजिशन हो जाएगा यही हो जाएगा।
तो n2 का वैल्यू हो गया इसके लिए 3 और n1 का वैल्यू हो गया 2। चलो अब लैम्डा मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? n2 का वैल्यू इस केस में क्या होना चाहिए बताओ? इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी होना चाहिए। और n1 का तो वैल्यू फिक्स ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। बस हो गया, पुट कर दो यहाँ पे। वैसे ही सॉल्व करना है जैसे लाइमन का किए थे उसी तरह यहाँ भी। तो पहले हम लोग लैम्डा मैक्स निकाल रहे हैं, तो 1 बाय लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो z का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, z स्क्वायर। अब 1 बाय n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, तो 1 बाय 9 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 बाय लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एलसीएम यहाँ पे 36 आ जाएगा और ऊपर बच जाएगा 5, तो 5 बाय 36। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 36 बाय 5 और इंटू 1 बाय आर लिख सकते हैं। बोलो। और 1 बाय आर का वैल्यू तुम लोग को लेने कितना बताया? 911 एंगस्ट्रॉम। हाँ तो 911 एंगस्ट्रॉम यहाँ पुट कर दोगे तो 911 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसी को सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करने पे ये आएगा 36 इंटू 911 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 6559.2 एंगस्ट्रॉम आ गया। देख लो। किसी को डाउट है इसमें? इसी तरह लैम्डा मीन का जल्दी से बताओ वैल्यू कितना आ रहा है, ये तुम लोग खुद से बनाओ। बाल्मर सीरीज में लैम्डा मिनिमम कितना आएगा बताओ जल्दी से। आया किसी का? हेलो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? तो सिंपल है, बताओ आंसर जल्दी। सो सर जाते हो? सर अप्रॉक्स 0.004। 0.004 इतना? फिर से क्रॉस चेक करो एक बार। ओके सर। 0.004 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, इतना कम नहीं आएगा। एक Yes, देख sir. लो। तो वो सेम फॉर्मूला यूज करो ना। किसी का आया और किसी का आंसर? बोलो। सर 0.00 में आ रहा है। वही आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो 1 बाय लैम्डा मिनिमम ये क्या हो जाएगा, r इंटू जेड स्क्वायर 1 आ जाएगा, इंटू देख लो। अब यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या लोगे? n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा में 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे ये तो 0 आ जाएगा। 0। सॉरी, ये इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो 1 बाय इंफिनिटी ये वैल्यू 0 हो जाएगा।
तो लेमडा मिनिमम का वैल्यू क्या हो गया? लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, R/4 4/r हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है? लेमडा मिनिमम हो गया 4/r, तो यहाँ से 4 इंटू 1/r पुट करोगे। कहाँ से 0 0 आ रहा है यार तुम लोग का? 1/r का वैल्यू 911 है। क्या तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो? 1/λ था ना वो फॉर्मूले में, तो लैम्डा हमको निकालना है तो रेसिप्रोकल करना होगा ना। हेलो, तुम लोग 4/911 कर दिए थे क्या? यस सर। तो वो थोड़ी ना करना, रेसिप्रोकल हो रहा है ना यहाँ पे। और हमको 1/r का वैल्यू पता है 911, r का वैल्यू थोड़ी ना पता है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1/r का वैल्यू है ना 911। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। समझ में आ गया कहाँ गलती कर रहे थे? यस सर। तो 911 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा? ये 3644। 3644. थैंक्स। हाँ, ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो ये लैम्डा मिनिमम हो गया। ठीक है, अब कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बनाओ तुम लोग कि एनर्जी जो है, एनर्जी हाइड्रोजन एटम का दिया हुआ है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू किसी भी एक एटम का दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम का दिया हुआ है, तो यहाँ पे z का वैल्यू 1 ही पुट कर दोगे तो 1/n² जूल। ठीक है, एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन देखो, हम लोग जो -13.6 इंटू z²/n² देखे थे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, उसको जब जूल में कन्वर्ट करोगे ना तो वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? वो बताए थे ना, जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है इसमें, ये दिया हुआ है हमको फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनर्जी required to remove an electron completely from the n equal to 2 orbit। दूसरे ऑर्बिट से कंप्लीटली हटा देना है उसको। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। ठीक है, बनाओ तो। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि n इक्वल टू 2 से उसको कंप्लीटली हटाना है, तो कंप्लीटली हटाना मतलब उसको हम एटम से ही बाहर कर रहे हैं। तो एटम से ही बाहर कर रहे हैं तो कौन से ट्रांजिशन का बात हो रहा है बताओ तो? हेलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ तो। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोला जा रहा है कि n सेकेंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको हटा करके पूरा उस एटम से बाहर कर देना है। जब भी कंप्लीटली रहेगा ना, तो कंप्लीटली का मतलब उसको हटा के बिल्कुल बाहर कर देना है। ठीक है, रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द n इक्वल टू 2 ऑर्बिट। कंप्लीटली मतलब उस एटम से ही बाहर निकाल देना है हमको। तो उस एटम से ही बाहर निकालना है, इसका मतलब उसको इंफिनिटी पे हमको लेते जाना है। ठीक है, बाहर निकालना है मतलब उसको इंफिनिटी पे ले जाना है। तो इस केस में n1 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2। ठीक है, और n2 जो है, सॉरी, ये ट्रांजिशन जो तुमको करना है
ये ध्यान रखना, 1 मिनट। ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिशन जो है ये इस टाइप का ट्रांजिशन है, मतलब 2 से तुमको भेजना है इंफिनिटी पे। ठीक है, बाहर निकालना है मतलब उसको 2 से इंफिनिटी पे भेजना है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देना, N1 जो होता था, N1 और N2 क्या पुट करोगे बताओ तो? N1 और N2 का वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे? N1 N2 equals to to 1 and N2 equals to infinity. N1 जो लेते थे वो हम लोग लोअर एनर्जी सेल लेते थे, और N2 क्या होता था, वो हायर एनर्जी सेल होता था। वही अज्यूम किए थे ना ऊपर में। देखो जब शुरुआत में हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, यहाँ पे N2 क्या था, देख लो, हायर शेल है, और N1 क्या लेते थे यहाँ पे, लोअर शेल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हमको देखना है कि ट्रांजिशन तो हमको करना है 2 से इंफिनिटी पे, क्योंकि 2 में इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर करके हमको इंफिनिटी तक पहुंचा देना है। मतलब इंफिनिटी मतलब उस एटम से ही बाहर कर देना है। ठीक है, तो इस केस में हायर शेल कौन सा हो गया, इंफिनिटी हो गया, मतलब N2 का वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी, और लोअर शेल कौन सा हो गया 2, तो N1 का वैल्यू हो गया 2। चलो अब इसको सॉल्व करो, इसमें टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा और उसके बाद वेवलेंथ कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। आसान क्वेश्चन है, सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। ठीक है, तो पुट करो और बताओ आंसर। सबसे पहले वेवलेंथ ही निकाल लो। वेवलेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, वही लास्ट वाला जो फॉर्मूला बताया था, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी में अगर पुट करोगे, देखो वेवलेंथ निकालना है हमको लैम्डा, तो आर का वैल्यू, चलो आर के टर्म में ही रहने दो, जेड का वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए बात हो रहा है तो जेड का वैल्यू 1, N1 की जगह पे पुट कर दोगे, वो 2 पुट करोगे तो 1/4 आ गया, और N2 की जगह इंफिनिटी पुट करोगे तो 1/इंफिनिटी या 0 हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ तो? 1/λ हो गया r/4, तो लैम्डा हो जाएगा 4/r हो जाएगा। बताओ, हेलो। Yes, sir. तो 4/r हो गया, तो यहाँ पे ध्यान दो, 4 इंटू 1/r करोगे तो वही सेम जो ऊपर वाला आया था, 1/r का वैल्यू होता है 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली आ जाएगा 3644 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है, ये लैम्डा आ गया एंगस्ट्रॉम में। तो इतना, अब सेंटीमीटर में तुमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर में पूछा गया तो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में नहीं बदल सकते। पहले इतना देख लो कि ये पहले मीटर में बदल लो, तो मीटर में ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर हो गया, इतना हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में तो बदल सकते हो ना, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदल सकते हैं बताओ, किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा इसको? ये मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10⁻⁻5। क्या बोल रहे हैं यार, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। -2 -2 या +2? हाँ हाँ +2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो उसमें डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 100 से? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा तुम्हारा,
10 टू द पावर -10 और ये 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 3644 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आंसर हो गया सेंटीमीटर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बहुत जगह देखोगे, 3.644 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो डेट इज इक्वल टू 3.644 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ऐसे भी पुट कर सकते हैं हम लोग, एक डिजिट डेसिमल के बाद। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को? देख लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यूज करना है। अब नेक्स्ट तुमको एक और चीज निकालना था, क्या कैलकुलेट करना था, एनर्जी। एनर्जी भी कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे हमको एक एनर्जी वाला तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे, एनर्जी इज इक्वल टू 12375 बाय लैम्डा। यहाँ पे ये बताए थे कि इसमें एनर्जी जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और लैम्डा हमको कौन सा यूनिट में लेना होता है, बताओ। लैम्डा कौन से यूनिट में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। इस फॉर्मूले में चेक करो, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। हाँ तो एंगस्ट्रॉम में लेते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में तो आया हुआ है ना हमारा, ठीक है, तो वो पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो 12375 और बाय, देख लो एंगस्ट्रॉम में कितना आया लैम्डा हमारा, बताओ कितना आया। 3644। 3644। तो इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ। थ्री 3.4 आ जाएगा, देख लो। थ्री 3.4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नियरली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.39 आ रहा है सर। हाँ तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3.4 बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे सकते हो, या अगर जूल में देना है आंसर तो जूल में देना है, तो ये 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ये जूल। ये बताया है ना रिलेशन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा जूल में आ जाए। तो ये आंसर जूल में हो गया, या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, देखो तो। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसमें बताना तुम। ये क्लियर है ना सबको, किसी को डाउट है तो पूछ लो। हेलो, सब लिख लिए हो इसको? हेलो, हाँ सर। सब लोग लिख लिए? यस किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बोलो। हाँ सर। यस चलो सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना तुम लोग साथ में ही लिख लेना कि व्हाट ट्रांजिशन in hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n equal to 4 to n equal to 2 of He plus स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो ये बताना है, मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बाल्मर ट्रांजिशन जो
हीलियम एटम में है, He+ एटम में 4 से 2 जो ट्रांजिशन हो रहा है बाल्मर का ट्रांजिशन, तो वही सेम वेवलेंथ ऑब्टेन करना है हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। जितना इस केस में वेवलेंथ आ रहा है बाल्मर वाले में, वही सेम वेवलेंथ हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए ट्रांजिशन कौन सा होना चाहिए? जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन 4 to 2 हो रहा है He+ वाले में, उसी तरह हाइड्रोजन वाले में सेम वेवलेंथ प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए, कौन से शेल से कौन से शेल पे जंप करके आना चाहिए। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम है, इसको ट्राई करो फिर बताते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? आदित्य यस सर, बनेगा? बना रहे हैं। मिली बन गया तुमसे? सर बना मिली? रहे। ठीक है, बनाओ। सर N2 और N1 1। N2 और N1 1, ठीक है, चेक करते हैं। और किसी का आंसर आया क्या? संजना? संजना? हेलो? संजना बना तुमसे? तनुश्री? सर कर श्रुति? चलो सर देखो एक N2 हाँ 2 and N1 1। हाँ ठीक है, चलो जिससे से नहीं हुआ है देख लो एक बार। हमको दो है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निकालना है कि कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसमें वेवलेंथ वही आना चाहिए जो हीलियम वाले स्पेक्ट्रम में आ रहा है बाल्मर ट्रांजिशन में। तो दोनों के लिए लिखते हैं पहले हम लोग। फॉर हाइड्रोजन एटम दोनों के लिए वेवलेंथ सेम होना चाहिए। तो वेवलेंथ सेम है मतलब लेमडा का वैल्यू सेम होना चाहिए, और आर तो सेम ही रहेगा। और हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो जेड का वैल्यू तो 1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और इसके लिए हमको 1/n1 का स्क्वायर और -1/n2, ये n1 और n2 का वैल्यू हमको चाहिए हाइड्रोजन वाले के लिए। और इसी को हम लोग अगर बाल्मर वाले से कंपेयर करेंगे फॉर He+ वाले के लिए, ठीक है, फॉर He+ एटम, तो He+ वाले के लिए करोगे तो इस केस में लैम्डा जो आना चाहिए वही सेम लैम्डा ऊपर भी आना चाहिए, ठीक है, आर। और इस केस में देखो अब Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, हीलियम के केस में अब Z 1 नहीं रहेगा, Z का वैल्यू हो गया 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग आ गया 4, ठीक है। और इधर आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर, तो n1 है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे 1/4,
और n2 है 4, मतलब 4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों में हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए दोनों अगर सेम जैसा इक्वेशन आएगा तभी तो कंपेयर कर सकते हैं ना। अभी सेम जैसा इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे क्या कर ले हम लोग, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको कंपेयर करने के लिए देखो यहाँ पे भी अगर 1 हम लोग ले आए तो फिर कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों में हम 1/4 कॉमन ले सकते हैं क्या? इन दोनों में अगर 1/4 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा? देखो 4 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 ही बच गया, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1/4 बच जाएगा। देख लो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/1 लिख सकते हैं इसको। देखो इसमें कोई डाउट है किसी को? 1/4 जो है हम लोग कॉमन निकाल लिए, इसे 1/4 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे 1 बच गया 1/1, और यहाँ पे 1/4 बच गया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/λ, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 ही बच गया। ठीक है, और इधर क्या बच गया? देखो उसी फॉर्म में लिख रहे हैं जो ऊपर वाला फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का स्क्वायर। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो अब देखो तो दोनों एक जैसा इक्वेशन आ गया, बिल्कुल दोनों एक जैसा इक्वेशन दिख रहा है 1 और 2। हेलो, यस सर। तो एक जैसा अगर इक्वेशन दिख रहा है, क्योंकि लैम्डा तो दोनों सेम रहेगा ना, दोनों केस में वेवलेंथ सेम रहना है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कंपेयर करेंगे अगर 1 और 2 को, तो n1 का स्क्वायर किसके बराबर पुट कर सकते हैं? 1, और n2 का स्क्वायर किसके बराबर पुट कर सकते हैं हम लोग? कंपेयर कर लोगे तो n2 का स्क्वायर 4 के बराबर, या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि n1 की जगह पे यहाँ पे क्या है? n1 की जगह पे डायरेक्टली 1 आ गया, और n2 के जगह पे यहाँ पे डायरेक्टली क्या है? n2 की जगह डायरेक्टली 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो मतलब इस केस में n1 का वैल्यू 1 हो गया और n2 का वैल्यू 2 हो गया, मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 2 से 1 में। तो 2 से 1 में जो हाइड्रोजन एटम में जो ट्रांजिशन होगा, इस केस में जो वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ सेम वेवलेंथ होगा जो हीलियम में 4 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस केस में 2 से 1। ठीक है, तो ये आंसर होगा। कोई डाउट है किसी को? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो पहले दोनों इक्वेशन में हम लोग रिलेशन दोनों को एक जैसा करने का कोशिश करना, कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद दोनों एक जैसा सिमिलर इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है? हेलो, कोई डाउट है आप किसी को? देख लो, सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट कीजिए तो। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताओ? सर यहाँ फॉर हीलियम एटम Z इज इक्वल्स टू 2, वहां से समझा दीजिए थोड़ा सा। तो हीलियम के लिए Z का वैल्यू तो 2 होता है ना, एटॉमिक नंबर तो 2 हो जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ सर पे प्लस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो वो लूज कर दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? ये अभी तो बताए थे कि उससे पहले वाली क्लास में बताए थे ना, बोर्स मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अगर हीलियम होता, नॉर्मल होता, तो फिर बोर्स मॉडल अप्लाई ही नहीं कर पाते हम। बोर्स मॉडल अप्लाई करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए उसके पास? एक ही होने चाहिए ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर तो फिक्स रहेगा ना। यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर यूज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर चेंज होता है क्या? वैसे भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो प्रोटॉन तो सेम ही है ना। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, प्रोटॉन की वजह से प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम लोग RZ² यूज करते हैं। Z किसको डिनोट कर रहा है?
Z किसको नंबर ऑफ डिनोट करता प्रोटॉन्स। है? Z डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को, ठीक है, या एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हीलियम का तो एटॉमिक नंबर कितना फिक्स है, 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 आ गया। अब ये 1/4, क्योंकि n1 का वैल्यू इसमें 2 था और n2 का वैल्यू 4 था, तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 का स्क्वायर 1/16 आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को एक जैसा हमको करना था, तो 1/4 कॉमन ले लिए हम लोग, इसमें से 1/4 दोनों से कॉमन लिए, तो 1/4 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच गया 1/4 बच गया, ठीक है। तब देखो 1 को लिख दिया हम लोग, 1 का स्क्वायर करोगे तो बराबर ही आएगा, और 4 को हम लोग लिख दिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिए, 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे n1 के जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो n1 का वैल्यू हो गया 1, और n2 के जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो n2 का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। अब क्लियर है, हाँ सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, चलो और किसी को डाउट है इसमें? तो और भी तुम लोग को बुकलेट मिला है ना इसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट मिल गया है, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो बुकलेट से बोर्स मॉडल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। तुम लोग का ये संडे जो कमिंग संडे टेस्ट है उसमें यहाँ तक, आज के क्लास तक आएगा, ठीक है, आज जहां तक बताए हैं यहाँ तक आएगा तुम लोग के टेस्ट में, क्लियर है? तो यहाँ तक तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस तक, ठीक है। और भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो, डाउट है किसी को? अरे रेस्पॉन्ड करो, हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं है ना? चलो फिर तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तुम लोग क्वेश्चंस बना लेना, क्वेश्चंस जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो शुरुआत में ही पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चंस बनाओ तुम लोग बुकलेट से, जो भी डाउट होगा एक जगह कलेक्ट करके रखना, नेक्स्ट क्लास का शुरुआत में पूछ लेना पहले, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट यहाँ तक तुम लोग के टेस्ट में आएगा बोर्स मॉडल तक, ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से बना लेना, ठीक है। चलो तो फिर एंड कर रहे हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो तो एंड कर दे रहे हैं।